अभी वॉइस नहीं पहुंच रही। डन हो गया। ओके, आवाज आ रही है बच्चों? जी राधे राधे जी, राधे राधे शिवम जी, भरत सर, प्रवीण कुमार जी, लोकेश बघेल जी, नवीन जी, आलोक जी, सायमा जी, लोकेश बघेल जी, अनंत प्रताप जी, सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी साथियों को नमस्कार। नमस्कार अनंत जी, सतीश चंद जी, खुसरो भैया। आप सभी साथियों को जुड़ने के लिए दिनेश वर्मा जी आ गए। जोड़िए जोड़िए भाई, जल्दी जल्दी ओपन करिए चैनल को। जय हिंद जय हिंद, बिल्कुल आर्मी वाले अंदाज में भाई, जय हिंद। मधु यादव जी, राहुल राज जी, जोड़ते जाइए भाई, जोड़ते जाइए। ओपन करो भाई जल्दी। बहुत अच्छे बच्चों, आवाज आ रही है मेरी साफ? जरा देखना, बताना मुझे आवाज आ रही है साफ? हाँ अंकुल जी, शिवम बघेल जी, अमन जी, नमस्कार जी, नमस्कार। विश्वजीत निषाद जी, बहुत अच्छे। इल्मा फातिमा जी, गुड आफ्टरनून जी। आवाज आ रही है? बहुत अच्छी आवाज पहुंच रही है भाई, सही। हाँ, पीडीएफ शो करें। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, आप सब तक आवाज पहुंच रही है। बस अपडेट होने वाला है सारी आपकी क्लासेस, तब तक मैं आपके कमेंट देख लूं। बहुत अच्छे, राम राम जी, राम राम लोकेश जी। और ये स्क्रीन पर देखें, बिंद कुमार जी नमस्कार। देखिए अब आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया है। हाँ, ये सारे क्वेश्चन उस तरफ सेट होंगे, अब उस तरफ, ताकि बच्चों को देखने में कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? भारतीय संविधान सभा में जी क्या दिक्कत आ रही है भाई? तब तो सभी बच्चे लाइक करें। लाइट लाइट ऑन कर दो। बढ़ाओ। क्यों नहीं जा रही? अरे वाह, जय। फिर नीचे क्यों जा रही है स्क्रीन बार बार? ऊपर करिए, करते जाओ, आप ही कर लो। और आगे चलो। ये वाला ओपन, ऐसे सीधे सीधे आ जाते थे। इसको नीचे ले आओ ना, फोन से नीचे नहीं आ रही है।
जी आगे सेकंड चैप्टर था ना। ये सब हो चुके, नेक्स्ट अध्याय। कल से ये प्रॉब्लम देखना, ये नहीं रहे सीधे सीधे वही खुलना चाहिए, अभी सीधी वही खुली थी, मान नहीं रहा है, मानना चाहिए था उसे। अपने आप आएगा नेक्स्ट, बढ़ाते चलो बढ़ाते चलो। और आगे चलो, नेक्स्ट और चलो और चलो। हाँ जी, थोड़ी सी तकनीकी मिस्टेक थी। अब आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन जी, आप जरा प्रश्न को देखें। भारतीय संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव पेश किया था। यह क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन चल रहा था कल, तो इसका आंसर कौन सा होगा? ए ऑप्शन, गोपाल आयंगर। बिल्कुल सही बेटा। दुर्गेश राजू, सोनू कुमार जी, पल्लवी जी, सतीश चंद जी, लोकेश बघेल, यामिनी, सतीश, अंकुर जी, अंकुर कुशवाहा जी, अच्छा मन जी, धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। अंकुर कुमार जी, इंद्र कुमार जी, सभी जुड़ गए, दिखाई दे रहा है बिल्कुल जी, बिल्कुल गोपाल आयंगर। आज मैंने थोड़ा सा इसमें डिफरेंट करवाया है। मेन चीज ये थी कि इधर क्वेश्चन थे, तो कुछ बच्चों के कमेंट आए थे कि सर जिस तरह आप खड़े होते हो उधर से दिखाई नहीं देता है, तो आज मैंने ये बिल्कुल जो नई पीडीएफ आपकी बनवाई है उसमें क्वेश्चन बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देंगे आपको। ठीक, अब दिखाई दे रहा है काफी अच्छी तरह से जी। अगला प्रश्न लेते हैं। अब कोई दिक्कत नहीं आएगी इस प्रकार की। हाँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका हो, बहुत प्रॉब्लम आ रही है इस नेटवर्क में, क्या दिक्कत है? अरे प्रवीण, प्रवीण इसमें दिक्कत आ रही है ऊपर करने में। ठीक, देखिए, हाँ अब हो गया। दिक्कत आ रही है इसमें, ये क्या फॉल्ट लिख के आ रहा है? 1 नंबर है, क्या है दिक्कत? देखिए जी, ठीक। हाँ हाँ, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? 10 जनवरी, 14 अगस्त, 15 सितंबर और 14 सितंबर। कौन सा ऑप्शन होगा इसका, बताइए? ए नहीं, बिल्कुल सतीश, कौन सा होगा? 14 सितंबर। इसलिए आंसर कौन सा सही होगा इसका? डी। कौन सा आंसर सही होगा इसका? डी आंसर सही होगा, क्योंकि हिंदी भारत की राजभाषा कब बनी थी? 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए प्रतिवर्ष हम हिंदी दिवस किस दिन मनाते हैं? 14 सितंबर को। जी बिल्कुल, कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपका? डी। कौन सा आंसर सही होगा? डी आंसर सही होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखें, राजभाषा से संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? कब बना था प्रथम राजभाषा आयोग? जी बताइए, प्रथम राजभाषा आयोग कब बना था? ये सब राजभाषा वाला चैप्टर चल रहा है।
डी 1965 नहीं जी, बिल्कुल सही 1955। प्रथम राजभाषा आयोग कब बना था? 1955 ईस्वी में। तो आंसर आपका कौन सा सही होगा? सी, बिल्कुल। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? 1955 ईस्वी में। अब यह प्रश्न ये उठता है कि ये राजभाषा आयोग का कार्य क्या था? राजभाषा आयोग के कार्य क्या हैं? देखिए, राजभाषा आयोग के कार्य ये थे हिंदी भाषा का मानकीकरण करना। राजभाषा आयोग को क्या काम था? हिंदी भाषा का मानकीकरण करना। अब एक प्रश्न आपके मन में ये उठेगा कि आखिर ये मानकीकरण है क्या? प्रश्न ये भी आ सकता है, आखिर मानकीकरण है क्या? देखो बेटा, जब हिंदी भारत की राजभाषा बनी थी तो हिंदी में ढेर सारी क्या थी? बोलियां हैं। अब ये कहा जाता था कि एक ऐसा शब्दकोश होना चाहिए जो सर्वमान्य हो, जो पूरे देश में क्या हो? सर्वमान्य हो। तो मेन चीज राजभाषा का यह था कि हिंदी का मानकीकरण किया जाए ताकि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक ही प्रकार की भाषा का क्या हो सके? प्रयोग हो सके। तो इस मानकीकरण की जो जिम्मेदारी सौंपी गई वो किसे सौंपी गई थी? राजभाषा विभाग को। हिंदी का मानकीकरण करना था, हिंदी का प्रचार करना था, हिंदी का प्रसार करना था। ये सारे काम किसके थे? राजभाषा आयोग के। और इसका गठन कब हुआ? ये एग्जाम में प्रश्न आता है, तो आप क्या आंसर देंगे इसका? 1955 ईस्वी। कब हुआ था गठन? 1955 ईस्वी में। जी बिल्कुल सही आंसर, इल्मा जी बहुत अच्छे। हाँ जी बिल्कुल, कब हुआ था? 1955 ईस्वी में। और राजभाषा आयोग के कार्य समझ में आ गए? क्या कार्य थे राजभाषा आयोग के? ये भाषा का क्या करेगा? मानकीकरण करेगा, हिंदी का प्रचार करेगा और प्रसार करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल आयंगर ए ऑप्शन, बी ऑप्शन महात्मा गांधी, सी ऑप्शन बाल गंगाधर खेर और डी ऑप्शन डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। कौन बने थे भाई प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष? यह भी बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ आलोक जी बताइए। जी बिल्कुल बिल्कुल सही। जी इंजमाम जी गुड इवनिंग। वीजी खेर, बिल्कुल। बाल गंगाधर खेर को ही, बहुत अच्छे सतीश जी, बाल गंगाधर खेर को ही अन्य किस नाम से जाना जाता है? वीजी खेर। संक्षिप्त में इन्हीं को क्या कहते हैं? वीजी खेर। तो या तो आपका प्रश्न आएगा क्या? बाल गंगाधर खेर, या इसका अगर संक्षिप्त देगा तो क्या दे सकता है इसका? वीजी खेर। समझ में आ गया? तो जी हाँ अंकुर जी, सी होगा बिल्कुल, बाल गंगाधर खेर, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न बनेगा राजभाषा से किसी भी एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न हो सकता है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? एक तो आपने पढ़ लिया राष्ट्रीय हिंदी दिवस, दूसरा आप पढ़ेंगे क्या? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बताइए आंसर क्या होगा विश्व हिंदी दिवस? अच्छा आज इसी दावत उड़ा रहे हो? वाह वाह क्या बात है। कोई बात नहीं, दावत भी उड़ाइए, पढ़िए भी, दोनों काम करिए। जी आलोक जी पीडीएफ मिल सकती है, बिल्कुल पीडीएफ मिल सकती है, बात करते हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल 10 जनवरी। बहुत अच्छे साथियों का रेस्पॉन्स। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका बिल्कुल सटीक जवाब दिया आपने, और जवाब क्या होगा इसका? 10 जनवरी। अगर आपसे राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात की जाती है तब आपको आंसर देना है क्या? 14 सितंबर। और विश्व हिंदी दिवस की बात की जाती है तो आपका आंसर क्या होगा? 10 जनवरी। बहुत अच्छे।
जी अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नेक्स्ट, अगला टॉपिक आ गया। ये क्वेश्चन थे आपके किससे संबंधित, राजभाषा से संबंधित। अब अगला टॉपिक आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, दूसरी भाषा है कौन सी, सहायक भाषा। कौन सी भाषा है दूसरी, सहायक भाषा। तो बात करते हैं कि एक सहायक भाषा आखिर है क्या, सहायक भाषा क्या है। तो जरा देखते हैं, वह भाषा जो किसी भी देश के संविधान द्वारा स्वीकृत राजभाषा की सहायक भाषा के रूप में कार्य करती है, उस देश की सहायक भाषा कहलाती है। यानी सहायक भाषा वो भाषा होती है जो किसी भी देश के राजभाषा की हेल्प के लिए, मदद के लिए जो भाषा काम करती है, उस भाषा को ही साथियों क्या कहेंगे, सहायक भाषा। वो भाषा क्या कहलाती है, सहायक भाषा कहलाती है। अब बात करते हैं कि इस सहायक भाषा से प्रश्न क्या पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। तो देखते हैं इससे संबंधित क्या क्या प्रश्न आ चुके हैं आपकी परीक्षा में। जी हाँ, तो इससे पहला ही प्रश्न यह बन सकता है, भारत की सहायक भाषा कौन सी है। पहला ही प्रश्न क्या बनेगा बेटा इससे, सहायक भाषा से पहला ही प्रश्न यह बन सकता है, भारत की सहायक भाषा कौन सी है। जी भारत की सहायक भाषा कौन सी है। ए ऑप्शन में संस्कृत, बी ऑप्शन में अंग्रेजी, सी ऑप्शन में उर्दू और डी ऑप्शन में हिंदी। तो भारत की सहायक भाषा कौन सी है बच्चों, कौन सा ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन सही होगा क्या, सी, बिल्कुल सही। इसका सॉरी कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी। भारत की सहायक भाषा कौन सी है, तो आपका आंसर होगा अंग्रेजी। कौन सा आंसर होगा, अंग्रेजी। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है, बिल्कुल 100% पास हैं आप एग्जाम में। भारत की सहायक भाषा कौन सी होगी, तो ये भाषा होगी आपकी कौन सी, अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है इससे, जी नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में अंग्रेजी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया है। ऑप्शन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया है। ये यहां थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है जी, यहां आपका राजभाषा ना होकर के क्या होगा, सहायक भाषा। क्या होगा, सहायक भाषा। कौन सी भाषा होगी बेटा, सहायक भाषा। थोड़ा सा मिसप्रिंट है इसमें क्वेश्चन में, संविधान के किस अनुच्छेद में अंग्रेजी को भारत की सहायक भाषा, क्या होगा, सहायक भाषा। सहायक भाषा घोषित किया गया है। 343 फर्स्ट, 345 सेकंड, 343 सेकंड और 351 फर्स्ट। तो किस अनुच्छेद में हिंदी को अंग्रेजी को भारत की सहायक भाषा घोषित किया गया है, तो आंसर होगा आपका 343 सेकंड। फर्स्ट में राजभाषा घोषित किया गया था हिंदी को, और सेकंड में क्या किया गया था, अंग्रेजी को भारत की सहायक भाषा। कौन सी भाषा घोषित किया गया था, सहायक भाषा घोषित किया गया था। समझ में आया जी, बिल्कुल। नमस्कार जी, नमस्कार सभी साथियों को। बिल्कुल लास्ट में सारे कमेंट देखता हूं आपके, जी बिल्कुल जी, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन होगा आपका, राजीव सर ये बहुत दिक्कत आ रही है स्क्रीन के ऊपर। उलझ रहा है, नहीं उलझ रहा है।
ऊपर करो। हाँ कभी चल जाता है। हाँ नेक्स्ट अगला प्रश्न था, प्रारंभ में अंग्रेजी को कितने वर्षों के लिए भारत की सहायक भाषा घोषित किया गया था? इसके पीछे एक बहुत बड़ा हाँ सिस्टम है। हाँ भारत में अंग्रेजी को कितने वर्षों के लिए भारत की सहायक भाषा घोषित किया गया था? तो आंसर क्या होगा? 11 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष या 15 वर्ष। बिल्कुल सही। कितने वर्षों के लिए किया गया था बेटा? 15 वर्षों के लिए। बहुत अच्छे। आंसर कौन सा सही होगा आपका? डी। कितने वर्षों के लिए अंग्रेजी को भारत की सहायक भाषा घोषित किया गया था? 15 वर्ष के लिए। अब समझने इसके पीछे कारण क्या थे। कारण ये थे कि जब हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया था तो उसके विरोध हुआ था। कुछ लोग हिंदी को भारत की राजभाषा बनाना चाहते थे, तो कुछ लोग क्या करते थे? अंग्रेजी को भारत की राजभाषा बनाना चाहते थे। लेकिन चूंकि ये आंदोलन की भाषा रही थी हिंदी, इसलिए अधिकांशतः विद्वान ये चाहते थे कि हिंदी भारत की क्या बने? राजभाषा बने। लेकिन इसमें दिक्कत ये आ गई कि उस समय जो अधिकारी वर्ग था, अधिकांश थे दक्षिणपंथी लोग थे, तो उसमें दिक्कत ये थी कि उन्हें हिंदी समझने में दिक्कत आ रही थी। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा गेम खेला और उन्होंने ये कहा, तात्कालिक जो भी राजभाषा विभाग के अधिकारी थे, संवैधानिक अधिकारी थे, उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि देखो अभी हिंदी का कोई न तो प्रचार है न प्रसार है और न ही इसका कोई मानकीकरण हुआ है। तो इसलिए अभी ऐसा किया जाए कि इसे 15 वर्ष के लिए इसकी सहायक भाषा बने रहने दिया जाए। किसको? अंग्रेजी को। जब अंग्रेजी को 15 वर्ष के लिए सहायक भाषा बना देंगे, इतने दिनों में हम इसका मानकीकरण कर लेंगे, इसका प्रचार कर लेंगे, इसका प्रसार कर लेंगे। ये बात रखी जब सभी के सामने, तो उसमें एक प्रस्ताव पास हुआ कि ऐसा करते हैं 15 वर्ष के लिए अंग्रेजी को क्या कर देते हैं? भारत की सहायक भाषा घोषित कर देते हैं। लेकिन अब साथियों इससे आगे समझें, ये बात तो की गई थी 15 वर्षों के लिए, लेकिन आज तक भी अंग्रेजी क्या बनी हुई है? हिंदी की सहायक भाषा बनी हुई है। इसका मूल कारण यह रहा कि समय को धीरे धीरे बढ़ाते गए, न तो इन्होंने मानकीकरण किए, न पूर्ण रूप से प्रचार प्रसार किए, आगे अपनी समस्याएं व्यक्त कर दी। इसका मूल ये हुआ कि धीरे धीरे हिंदी को पहले 5 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया गया अंग्रेजी को सहायक भाषा के रूप में, और अब अनिश्चित काल के लिए क्या कर दिया? बढ़ा दिया गया। और वर्तमान में भी अंग्रेजी क्या है? भारत की सहायक भाषा है। समझ में आई सारी बात? वर्तमान में भी अंग्रेजी क्या है? भारत की सहायक भाषा है। तो इसलिए ये आज भी भारत की क्या बनी हुई है? सहायक भाषा बनी हुई है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न देखें। इस पर कुछ साथियों को ये, हाँ, किस आयोग ने त्रिभाषा सूत्र की संकल्पना प्रस्तुत की थी? अगला प्रश्न बनता है कि किस आयोग ने त्रिभाषा सूत्र की संकल्पना प्रस्तुत की थी? किस आयोग की संकल्पना प्रस्तुत, किस आयोग ने त्रिभाषा सूत्र? अब पहले तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है, ये त्रिभाषा सूत्र क्या है? पहला प्रश्न साथियों क्या होगा इस पर? ये त्रिभाषा सूत्र है क्या और क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी? ये जो त्रिभाषा सूत्र है, इस सूत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी और ये किस आयोग ने दिया? तो पहले तो आप प्रश्न का जवाब समझ लें, फिर मैं समझाता हूं पूरा त्रिभाषा सूत्र। ठीक, तो किस आयोग ने की थी? ये कोठारी आयोग ने। किस आयोग ने इसकी संकल्पना की थी? कोठारी आयोग ने। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे दीपक जी, जी बिल्कुल, हाँ सी आंसर। आलोक जी बहुत अच्छा, सतीश जी बहुत अच्छा रेस्पॉन्स, हाँ काजल सी, बिल्कुल, दीपक, पल्लवी, सबके सही आंसर है सी। हाँ, तो त्रिभाषा सूत्र की जो संकल्पना प्रस्तुत की थी वो किस आयोग ने की थी? कोठारी आयोग ने। अब यहां हम ये समझने की कोशिश करेंगे आखिर त्रिभाषा सूत्र की जरूरत क्या पड़ी और त्रिभाषा सूत्र है क्या। ये सारी चीजें शायद आपको हिंदी की बुक में नहीं मिलेंगी अभी, तो आप समझ लीजिए इसको इधर।
जी हिंदी इंग्लिश क्षेत्रीय, बिल्कुल दीपक, बहुत अच्छे। जी गौरव, हाँ बिल्कुल जी। आबिद क्या बता रहे हैं? 11 डी। अच्छा, और किसी क्वेश्चन का आंसर है जी। अब जरा समझे त्रिभाषा सूत्र क्या था। सबसे बड़ी समस्या ये आई सरकार के सामने कि हिंदी का प्रचार प्रसार नहीं हो पाया, और जब प्रचार प्रसार के लिए अधिकारियों से कहा गया तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि कुछ भारत में ही कुछ देश ऐसे हैं दक्षिण के जो हिंदी का क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे। तो इस विरोध को शांत करने के लिए और हिंदी को प्रचार प्रसार करने के लिए, जी बिल्कुल दीपक जी, बहुत अच्छा। अरे बिल्कुल सभी बच्चे लाइक और शेयर करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं, बहुत अच्छे। आप सभी लोग खुद ही कह रहे हैं, बहुत अच्छे, गुड, बिल्कुल लाइक शेयर करते रहे जी, बिल्कुल। हाँ, तो मैं बता रहा था त्रिभाषा सूत्र, तो एक आयोग का गठन किया गया जिसे कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। और उस आयोग को ने एक ऐसी आख्या प्रस्तुत की जिसे रिपोर्ट कहते हैं इंग्लिश में। उन्होंने कहा कि भारत में एक सूत्र लागू किया जाए जिसका नाम हो त्रिभाषा, यानी प्रत्येक बच्चे को कितनी भाषा पढ़ाई जाए? 3 भाषा। हर बच्चे को कितनी भाषा पढ़ाई जाए बच्चों? 3 भाषा पढ़ाई जाए। इसमें उन्होंने कहा त्रिभाषा सूत्र में कि हर बच्चा एक भाषा पढ़े जो उसकी प्रथम भाषा हो। कौन सी भाषा हो? जो उसकी पहली भाषा हो। वो क्या होनी चाहिए? मातृभाषा। यानी बच्चे की जो प्राथमिक शिक्षा है वो किससे शुरू होनी चाहिए? उसकी मातृभाषा से शुरू होनी चाहिए। अब जब मातृभाषा से शुरू होगी तो पहले पूरे देश के सभी बच्चे क्या पढ़ेंगे? मातृभाषा। अगर हिंदी भाषी है तो हिंदी पढ़ेगा, तमिल भाषी है तमिल पढ़ेगा, मराठी बोलता है तो मराठी पढ़ेगा। यानी हर बच्चे की जो प्रथम भाषा होगी वो कौन सी भाषा होगी? मातृभाषा। अब द्वितीय भाषा के रूप में, पहली भाषा तो सबने क्या पढ़ ली? मातृभाषा पढ़ ली। तो द्वितीय भाषा क्या होनी चाहिए? द्वितीय भाषा के रूप में उन्होंने जो विकल्प चुना वो ये था, द्वितीय भाषा के जो रूप में था उसमें 2 प्रकार हो गए। द्वितीय भाषा के रूप में कितने प्रकार हुए? 2 प्रकार। दूसरी भाषा में एक तो हिंदी भाषी लोग, अब हिंदी भाषी जो लोग थे वो पहली भाषा के रूप में, मातृभाषा के रूप में क्या पढ़ चुके? हिंदी। तो दूसरी भाषा के रूप में जो सेकंड भाषा उन्हें बताई गई, कौन सी भाषा बताई गई? सेकंड जो भाषा बताई गई वो दूसरी भाषा उनके लिए क्या होगी? या तो वो अंग्रेजी ले सकते हैं, क्या पढ़ सकते हैं? सेकंड भाषा के रूप में इंग्लिश पढ़ सकते हैं, या ऑब्लिक इसके साथ अन्य भारतीय भाषा क्या पढ़ सकते हैं? अन्य भारतीय भाषा पढ़ सकते। उनके लिए विकल्प दिया गया कि पहली भाषा में उन्होंने हिंदी पढ़ ली क्योंकि उनकी मातृभाषा थी। कौन सी भाषा थी? मातृभाषा थी। तो द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों को क्या मिलेगी? या तो वो इंग्लिश ले सकते हैं, अन्य कोई भारतीय भाषा ले सकते हैं। और जो जिनकी पहली मातृभाषा हिंदी नहीं थी वो सभी क्या पढ़ेंगे? अनिवार्य रूप से हिंदी पढ़ेंगे। यानी अहिंदी क्षेत्र वाले पढ़ेंगे हिंदी, और जिनकी हिंदी भाषा जो मातृभाषा के रूप में थी वो या तो इंग्लिश ले सकते थे या अन्य कोई भारतीय भाषा। ये दूसरा चरण था किसका? त्रिभाषा सूत्र। अब इसका तीसरा चरण देखें, त्रिभाषा सूत्र का तीसरा चरण। अब तीसरे चरण में यह बात बताती कि जो पहले 2 भाषाएं पढ़ चुके हैं उनको छोड़कर कोई भी अन्य, या तो आप अंग्रेजी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं? अंग्रेजी ले सकते हैं, या ऑब्लिक अन्य भारतीय भाषा क्या पढ़ सकते हैं? अन्य भारतीय भाषा पढ़ सकते हैं। हाँ, अब एक बार पूरा समझ लें
एग्जाम्पल से, जैसे मैं हिंदी भाषी हूं, तो जो पहली भाषा आई त्रिभाषा सूत्र की, उसमें मैं उत्तर भारत का रहने वाला हूं, तो मेरी मातृभाषा क्या है? हिंदी। तो हम पहली भाषा के रूप में क्या चुनेंगे? हिंदी चुन लिया मैंने। क्या चुन लिया बेटा? हिंदी चुन लिया। अब दूसरी भाषा मुझे हिंदी नहीं मिलेगी। अब दूसरी भाषा के रूप में मैं क्या चुनूंगा? या तो इंग्लिश चुनूंगा या अन्य कोई भारतीय भाषा, जिसमें संस्कृत हो सकती है, 22 राजा भाषा में से कोई सी भी हो सकती है। ठीक, ये इसका सेकंड ऑप्शन था। अब तीसरी बात आती कि मैंने एक तो हिंदी पढ़ ली मातृभाषा के रूप में, दूसरी भाषा के रूप में हमने अंग्रेजी पढ़ ली, तो तीसरी भाषा के रूप में उस भाषा को नहीं ले सकते जो हम पहले दो भाषाएं क्या हैं? पढ़ चुके हैं। यानी हिंदी और इंग्लिश हम पढ़ चुके हैं, तो अब हिंदी और अंग्रेजी नहीं मिलेगी तीसरी भाषा में। यहां उर्दू मिल सकता है, संस्कृत मिल सकता है, या अन्य कोई भारतीय भाषा मिल सकती है। समझ में आ रही है बात? नमस्कार जी सचिन जी, नमस्कार। बात समझ में आ रही? त्रिभाषा सूत्र समझ में आ रहा है? प्लीज बताइए कमेंट में समझ में आ रहा है, और डिटेल से समझाऊं नहीं तो फिर जी कमेंट में बताइए मुझे, त्रिभाषा सूत्र समझ में आ रहा है कि नहीं? नमस्कार जी, नमस्कार खुशबू। अच्छा अंकुल जी बहुत अच्छे, सचिन जी चल बहुत अच्छे, यस समझ में आ रहा है जी, बिल्कुल क्लियर जी। अर्चना जी बहुत धन्यवाद, रूबी राठौर जी, संजय राणा जी, नमस्कार सभी साथियों को। संजय राणा जी, राहुल जी, अर्चना जी, दीपक जी, हाँ समझ में आ रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छे। हाँ अब बात करते हैं आगे। ये तो बात समझ में आई, जब मैं क्या हूं? हिंदी भाषी हूं, तो पहले भाषा ले ली हिंदी, दूसरी भाषा ले ली अंग्रेजी, और तीसरी भाषा के रूप में मैंने चुन ली संस्कृत। अब बात आती है, काश मैं अहिंदी भाषी हूं, कोई दक्षिणी राज्य का रहने वाला हूं, मान लेते मैं मराठी हूं, क्या है? महाराष्ट्र का रहने वाला हूं। तो अगर महाराष्ट्र का रहने वाला हूं, इसको साफ कर दूं, हाँ जी। अब बात करते हैं कि मैं कहां का रहने वाला हूं? महाराष्ट्र का। तो अब मुझे पहली भाषा के रूप में मुझे क्या मिलेगी? मराठी। क्योंकि अगर महाराष्ट्र का रहने वाला हूं तो मेरी मातृभाषा क्या होगी? मराठी। तो पहली भाषा के रूप में हमने क्या चुन लिया? मराठी को चुन लिया। समझ में आया? अब दूसरी भाषा, सेकंड विकल्प ऑप्शन आता है, तो दूसरी भाषा क्या चुनेंगे? तो दूसरी भाषा में बेटा होगा मराठी को जब हमने चुन लिया, तो दूसरी भाषा निश्चित रूप से अनिवार्य रूप से क्या पढ़नी पड़ेगी? हिंदी। अनिवार्य रूप से क्या होगी? हिंदी। अब यहां ऑप्शन ये हो सकता है कि तीसरी भाषा क्या होगी इनकी, क्योंकि ये मराठी पढ़ चुके, हिंदी पढ़ चुके, तो तीसरी भाषा के रूप में ये क्या ले सकते हैं? अंग्रेजी पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं? अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, या ऑब्लिक अन्य भारतीय भाषाएं क्या पढ़ सकते हैं? अन्य भारतीय भाषाएं। समझ में आया? अगर हम दक्षिण वाले लोग हैं तो पहली भाषा के रूप में मातृभाषा रहेगी, जो क्या होगी? मराठी होगी। लेकिन दूसरी भाषा अनिवार्य रूप से क्या पढ़नी पड़ेगी? हिंदी पढ़नी पड़ेगी। और तीसरी भाषा, चूंकि हम दोनों भाषा ले चुके, मराठी और हिंदी, तो अब ये तो विकल्प मिल नहीं सकती तीसरे में, तो तीसरे रूप में या तो हम इंग्लिश पढ़ सकते हैं या अन्य कोई भारतीय भाषा, जैसे उर्दू है, संस्कृत है, डॉट डॉट और सारी भाषाएं हैं, पंजाबी है, और भी सारी बहुत सारी भाषाएं हैं, उनको पढ़ सकते हैं। ठीक, तो ये था त्रिभाषा सूत्र। और त्रिभाषा सूत्र का परिणाम ये आया कि न तो किसी की मातृभाषा का अपमान हो सकता है, क्योंकि सब पहली भाषा के रूप में अपनी मातृभाषा पढ़ेंगे, सबको द्वितीय भाषा के रूप में क्या मिल गई? हिंदी मिल गई, तो हिंदी का प्रचार प्रसार हो जाएगा। इसलिए साथियों बनाया गया था क्या? त्रिभाषा सूत्र। क्या बनाया गया था? त्रिभाषा सूत्र, जो किस आयोग की देन था? कोठारी आयोग की। क्लियर? समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं।
अगला क्वेश्चन, बड़ा दिक्कत आ रही है, कभी कभी मान लेता है। हाँ, नेक्स्ट अगला टॉपिक आया बेटा क्या, राष्ट्रभाषा। अगला टॉपिक क्या है, राष्ट्रभाषा। वह भाषा जो किसी भी देश के विस्तृत भूभाग पर निवास करने वाले बहुसंख्यक लोगों की भाषा होती है, उस देश की क्या कहलाती है, राष्ट्रभाषा कहलाती है। क्या कहलाती है उस देश की, राष्ट्रभाषा। क्वेश्चन दिखाए जी, वह भाषा जो किसी देश के विस्तृत भूभाग पर निवास करने वाले बहुसंख्यक लोगों की भाषा होती है, उस देश की क्या कहलाती है, राष्ट्रभाषा। क्या कहलाती है बेटा, राष्ट्रभाषा। यानी राजभाषा का संबंध किससे था, संविधान से था, और राष्ट्रभाषा का संबंध किससे होता है, जनसंख्या से। किससे होता है, जनसंख्या। अगर किसी देश की जनसंख्या अधिक, आधे से अधिक है, और वो किसी एक भाषा का प्रयोग करती है, तो वही उस देश की क्या बन जाती है, राष्ट्रभाषा बन जाती है। उस देश की क्या बन जाती है, राष्ट्रभाषा। तो राष्ट्रभाषा का संबंध होता है जनसंख्या से। नेपाली भी भारतीय भाषा है क्या सर, बिल्कुल सचिन जी। नेपाली जो है वो बोली है हिंदी की एक, नेपाली जो भाषा है वो नेपाल की अलग है, लेकिन ये क्या है, जो नेपाली बोली है वो हिंदी की बोली है, उसको राजभाषाओं में क्या दिया गया है, स्थान दिया गया है। बिल्कुल पूजा जी नमस्कार जी, डॉन भाई बहुत अच्छे, क्या बात है। आठ पास मुंह में आ रहे हैं स्कॉलरशिप टेस्ट, उस पे स्क्रीन पे लिख दिया करें ना, ये सारा ऐड करने में बहुत दिक्कत होगी। हाँ हाँ, मेन चीज क्या है, वह भाषा जो किसी देश के विस्तृत भूभाग पर निवास करने वाले बहुसंख्यक लोगों की भाषा होती है, उस देश की क्या कहलाती है, राष्ट्रभाषा कहलाती है। अब इसके लिए एक सीधा सा नियम ये होता है जी, बिल्कुल समझ गए, बहुत अच्छा। हाँ, तो इसका मेन चीज ये होती है, अगर किसी देश की आधी से अधिक आबादी, समझना बेटा इसको, राष्ट्रभाषा को समझना, अगर किसी देश की आधी से अधिक आबादी किसी एक ही भाषा का प्रयोग करे, तो समझ लो वो भाषा उस देश की क्या कहलाएगी, राष्ट्रभाषा। क्या कहलाएगी, राष्ट्रभाषा। क्योंकि राष्ट्रभाषा का सीधा संबंध किससे होता है, जनसंख्या से। अब इसमें एक शब्द और परिभाषा में दिया गया है, विस्तृत भूभाग। क्या दिया गया है, विस्तृत भूभाग। जी बिल्कुल बिल्कुल अर्चना जी, बहुत अच्छे। हाँ, एक शब्द और आए, विस्तृत भूभाग, यानी जनसंख्या भी अधिक होनी चाहिए और क्षेत्रफल भी कैसा होना चाहिए, व्यापक। जैसे अगर हम मानते हैं ये देश है, तो इसकी आधी से अधिक आबादी एक भाषा का प्रयोग करती हो और उसका क्षेत्रफल भी क्या हो, अधिक हो, तो वही उस देश की क्या बन जाएगी, राष्ट्रभाषा बन जाएगी। अब ये देखेंगे कि राष्ट्रभाषा से प्रश्न क्या पूछे जा सकते हैं किसी कंपटीशन में, जरा देखते हैं आगे। तो देखिए पहला ही प्रश्न है, भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है। हाँ, ये आपका टेस्ट हो रहा है, बताइए। हाँ, क्वेश्चन है खुशबू सामने, पढ़िए क्वेश्चन को स्क्रीन पर। भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है, जी बताइए आंसर। ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। मधु यादव ए, क्या बात है। अभिषेक कुमार डी, सतीश जी डी, अंकुर कुमार ए जी डी, दिनेश वर्मा जी ए, सतीश जी डी, हिंदी बोली जाती है, अरे बड़ा गजब, क्या बात है, डी।
काजल कुमार, खुशबू कुमार। अब तो पढ़ भी नहीं, इतने कमेंट आ रहे हैं आप लोगों के, इतनी जल्दी पढ़ भी नहीं पा रहा हूं जी। बिल्कुल, इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छे। सबसे सही विकल्प क्या होगा बेटा इसका? इनमें से कोई नहीं। क्या होगा विकल्प? इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि हम तो कहते हैं कि हिंदी भारत की क्या है? राष्ट्रभाषा है। कौन सी भाषा है? राष्ट्रभाषा है। तो फिर आपने हिंदी को सर टिक क्यों नहीं किया? भाई एग्जाम में आया है प्रश्न, तो हिंदी को टिक करना चाहिए। साथियों, अभी भारत की जो राष्ट्रभाषा है, संवैधानिक रूप से, आधिकारिक रूप से किसी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया गया। मानक बिल्कुल सही था। किसी ने ऑप्शन ए चुना था, उसकी वजह से ये सही था कि वो ये करता कि उसने हिंदी कर ली, क्योंकि राष्ट्रभाषा हिंदी कहते हैं, क्योंकि हिंदी सभी मानकों पर क्या है? खरी उतरती है। मानक क्या थे? हिंदी के मानक ये थे कि हमारी अगर आबादी देखें तो लगभग आबादी कितनी है? 130 करोड़। कितनी आबादी है? 130 करोड़। इसमें से लगभग हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या कितनी है साथियों? 70 करोड़। कितनी है? 70 करोड़। तो आधी से अधिक आबादी है। कुल आबादी 130 करोड़ लगभग, और हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या लगभग कितनी? 70 करोड़। कितनी है? 70 करोड़। अब उसमें से क्या होता है, और एक और चीज है इसके साथ, तो हिंदी के साथ एक और चीज है, वो ये है कि ये 10 राज्यों की क्या है? राजभाषा भी है। 10 राज्यों की क्या है? राजभाषा भी। हाँ हाँ, नहीं मिला है, राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला है। तो हिंदी 10 राज्यों की राष्ट्रभाषा होने के कारण विस्तृत क्षेत्रफल भी रखती है, और आधी से अधिक हिंदी बोलने वाले लोगों की क्या है? आबादी भी है। लेकिन फिर भी भारत सरकारों ने आज तक इसे संवैधानिक रूप से हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया गया। इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही? इनमें से कोई नहीं। क्लियर? सचिन कुमार, सर हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा है? जी बिल्कुल बता रहा हूं बेटा, आगे बता रहा हूं। इससे संबंधित क्वेश्चन आएगा भी, इससे संबंधित क्वेश्चन आ रहा है नीचे, बिल्कुल जवाब दूंगा मैं आपका। एक एक प्रश्न का जवाब मिलेगा बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इससे आगे क्वेश्चन आ रहा है सचिन, आपसे इसी से संबंधित आ रहा है क्वेश्चन। अगला प्रश्न बनता है कि भारत में हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या कितनी है? भारत में हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या कितनी है? अभी मैंने आपको ऊपर समझाया था कितनी है? लगभग 1 करोड़, लगभग 70 लाख, लगभग 1 करोड़ 20 लाख, लगभग 70 करोड़। कौन सा ऑप्शन सही है? लगभग 70 करोड़। जी बिल्कुल, डी ऑप्शन। कितनी है? लगभग 70 करोड़। कौन सा आंसर सही होगा आपका? डी। हाँ बिल्कुल, पहले प्रश्न को देखें, ऊपर 70 लाख लिखा है। कहीं ऐसा न कर जाएं आप बहुत जल्दी में क्या कर जाएं, 70 लाख कर जाएं। आंसर क्या होगा? 70 करोड़। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न, किस भाषा का संबंध जनसंख्या से होता है? अगला ही प्रश्न इस पर बन सकता है, किस भाषा का संबंध जनसंख्या से होता है? राजभाषा का, सहायक भाषा का, राष्ट्रभाषा का, या मातृभाषा का? किस भाषा का संबंध जनसंख्या से होता है? तो साथियों आंसर क्या होगा? राजभाषा, सहायक भाषा, राष्ट्रभाषा या मातृभाषा। तो अभी मैंने बताया किस भाषा का संबंध होता है राष्ट्रभाषा से, जनसंख्या से, तो सीधा सीधा आंसर क्या होगा? राष्ट्रभाषा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ भाई सचिन, अभी एक प्रश्न पूछ रहे थे आप,
कि हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा क्यों नहीं बनाया गया, उसी से संबंधित क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जरा देखें। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में प्रमुख बाधा क्या है? प्रमुख बाधा क्या है? जनसंख्या की कमी, संवैधानिक व्यवधान, राजनीतिक व्यवधान या व्याकरणिक व्यवधान? तो सबसे बड़ी इसकी जो राष्ट्रभाषा बनाने का जो व्यवधान है वो क्या है? राजनीतिक व्यवधान। कौन से व्यवधान है? राजनीतिक व्यवधान। अब आप कहेंगे राजनीतिक व्यवधान क्यों? इससे पहले आपने देखा होगा कि पिछली अटल बिहारी जी की सरकार थी, माननीय अटल बिहारी जी की सरकार में जब हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव लाया गया था, उस समय देश के दक्षिण के कुछ नेताओं ने इसका क्या किया था? विरोध किया था, जिसमें एम करुणानिधि का नाम प्रमुखता से, जयललिता जी और एम करुणानिधि का नाम प्रमुखता से लिया जाता है जी। तो उन्होंने ये कहा था कि नहीं, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं बन सकती, क्योंकि इसमें हमारी भाषाओं का क्या होगा? अपमान होगा। इस वजह से उनके विरोध के कारण बहुत सारे विरोध हुए जी। हाँ इल्मा जी, व्याकरणिक व्यवधान नहीं है, राजनीतिक व्यवधान है। तो राजनेताओं ने इसे अपना क्या बना लिया? प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया। और जब जब हिंदी सदन में राष्ट्रभाषा के लिए रखी जाती है, ये दक्षिणपंथी लोग क्या करते हैं? हाँ, व्यवधान पूछा गया है, बाधा पूछी गई है बेटा। इसकी क्या पूछी गई है? बाधा क्या आ रही है, क्यों नहीं ये बन पाई है अभी तक राष्ट्रभाषा? तो इसका मूल कारण ये है कि इसमें राजनीतिक व्यवधान आ जाते हैं, राजनीतिक लोग इसका क्या कर देते हैं? विरोध कर देते हैं। इस कारण से हिंदी आज तक क्या नहीं बन पाई है? भारत की राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई है। क्लियर? वो संबंध नहीं है। प्रश्न देखिए बेटा, संबंध नहीं पूछा है, मेन चीज प्रश्न क्या है? प्रमुख बाधा क्या है? अर्चना समझ में आ गई? पर सर तो विरोध कैसे कर सकते हैं, क्योंकि केवल हिंदी ही राष्ट्रभाषा के सारक मानक पूर्ण करती है। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से बेटा, ये बहुत जल्दी ही क्या है? देखो, संवैधानिक चीज अलग होती है और राजनीतिक व्यवधान एक अलग चीज है। किसी भी आपको मालूम होगा, हाँ आपको मालूम होगा कि सदन में पास करवाने के लिए राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ही सरकार का बहुमत होना चाहिए। अगर हम किसी को पास कराते हैं सदन में तो उसके लिए दोनों का बहुमत होना जरूरी है, लेकिन उस समय सरकारों के पास शायद दोनों सदनों में बहुमत नहीं रहा होगा। जी बिल्कुल, विरोध करते हैं सतीश जी, दक्षिण भारत के लोग इसका। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, तो जवाब मिल गया आपको। अगला प्रश्न देखिए, किस भाषा आयोग ने त्रिभाषा सूत्र की संकल्पना प्रस्तुत की थी? इसी से संबंधित अगला प्रश्न आ सकता है एग्जाम में। किस आयोग ने त्रिभाषा सूत्र की संकल्पना, तो अभी मैंने ऊपर समझाया था किस आयोग ने की थी? किस आयोग ने की थी बेटा? हाँ, नमस्कार शिवम जी, नमस्कार जी। कौन सा आयोग था? कोठारी आयोग। किस आयोग ने संकल्पना त्रिभाषा सूत्र की संकल्पना प्रस्तुत की थी? तो वो कौन सा आयोग था? कोठारी आयोग। अरे शिवम जी, नाम ले रहे हैं भाई, स्क्रीन थोड़ा दूर पड़ जाती है। जी बिल्कुल, कोठारी आयोग। नहीं बिल्कुल, नाम क्यों नहीं लेंगे भाई? अरे और छोड़िए, जो बाद में रात शाम को आप कमेंट छोड़ते हैं सबके जवाब मिलेंगे आपको। जी हाँ, सचिन जी वोट नहीं करनी है, लेकिन वो आपने वादा पूछी तो उसका जवाब देना मेरा जरूरी था। तो प्रश्न देख लेते हैं जल्दी। किस आयोग ने त्रिभाषा सूत्र की संकल्पना प्रस्तुत की थी? समझ में आ गया आपका कौन सा आयोग था? वो कोठारी आयोग। अगला प्रश्न, अब देखो नेक्स्ट भाषा आ रही है आपकी, और वो भाषा है मातृभाषा। स्क्रीन पर परिभाषा देखिए, किसकी परिभाषा लगी हुई है? मातृभाषा। जी, मातृभाषा। परिभाषा देखते हैं, वह भाषा जो किसी बालक के बचपन में उसके माता पिता या परिवार के द्वारा प्रयोग की जाती है
मातृभाषा कहलाती है। जी बिल्कुल। अब एक नया एंगल आ गया। अभी तक हम बात कर रहे थे, जब राजभाषा चली थी तो बात की थी हमने संविधान की, राष्ट्रभाषा बात चली तो की थी जनसंख्या की। अब जो तीसरी भाषा होती है कौन सी? मातृभाषा। इसका सीधा सा संबंध किससे होता है? मातृभाषा का सीधा संबंध किससे होता है? माता पिता या अपने परिवार से। किससे इसका संबंध होता है? माता पिता या परिवार से। माता पिता या परिवार से। दोनों सदनों में बेटा पास होता है प्रस्ताव, दोनों सदनों में प्रस्ताव पास होगा तब मान्य होगा। जी हाँ, तो मातृभाषा का संबंध किससे होता है? माता पिता से या परिवार से। जिस भाषा को माता पिता बोलते हैं उसी भाषा में बच्चा अनुकरण करके उसी भाषा को बोलने लगता है, और यही भाषा उसकी कौन सी भाषा बन जाती है? मातृभाषा बन जाती है। कौन सी भाषा बन जाती है? मातृभाषा बन जाती है। जी, मातृभाषा समझ में आ रही है? वह भाषा जो किसी बच्चे के माता पिता द्वारा बचपन में जो उसके साथ बाल व्यवहार में जो प्रयुक्त होती है वही भाषा उसकी क्या हो जाती है? मातृभाषा। अब देखते हैं इससे प्रश्न एग्जाम में क्या आ सकते हैं। तो अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखिए। मातृभाषा का संबंध किससे होता है? संविधान से, जनसंख्या से, माता पिता से, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका? माता पिता से। क्या होगा? माता पिता से। किससे होगा? माता पिता से। मातृभाषा का सीधा संबंध किससे होता है? माता पिता से। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, अगला प्रश्न बनेगा इससे, बालक की प्राथमिक शिक्षा किस भाषा में होनी चाहिए? अगला प्रश्न इससे बन सकता है इसी टॉपिक से, बालक की प्राथमिक शिक्षा किस भाषा में होनी चाहिए? तो आपका आंसर क्या होगा? मातृभाषा। किस भाषा में होगा? हाँ, मातृभाषा, बिल्कुल। कौन सी भाषा होगी वो? मातृभाषा। बच्चे की प्राथमिक शिक्षा किस भाषा में होनी चाहिए? तो आंसर क्या मिलेगा बेटा? मातृभाषा। जी बिल्कुल, भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो बता देना। अगला, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में प्राथमिक शिक्षा की अनुशंसा किस भाषा में की गई थी? राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में प्राथमिक शिक्षा की अनुशंसा किस भाषा में की गई थी? हाँ बिल्कुल सचिन जी, बिल्कुल सही। इसको क्या कहते हैं? एनसीएफ 2005। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा की ही शॉर्ट फॉर्म होती है जिसको कहते हैं एनसीएफ। क्या कहते हैं? एनसीएफ 2005। कुछ चीजें मेरे कुछ साथियों के लिए नहीं होंगी, लेकिन समझते जाएं सारी चीजें। जी, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में प्राथमिक शिक्षा की अनुशंसा की गई थी। तो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में अनुशंसा की गई थी किस भाषा की? मातृभाषा की। और उसमें स्पष्ट कहा गया था कि बच्चे की जो प्राथमिक शिक्षा का मतलब समझ सकते हैं, कक्षा 1, 2, 3, 4, 5। अब तो जो नई शिक्षा नीति आ रही उसमें तो इसको भी 2 भागों में बांट दिया है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा। जी, तो उसमें राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 में ये अनुशंसा की गई थी कि बच्चे की जो प्राथमिक शिक्षा है वो किस भाषा में होनी चाहिए? मातृभाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन होगा आपका, अगला क्वेश्चन
शुभम सर। क्लोज। अच्छा, इसको आप देखते रहे। हाँ, ये कहाँ पहुंचे? हाँ, ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। हाँ, सायक भाषा, नहीं नहीं नहीं, और ऊपर चलिए, और ऊपर नहीं, और ऊपर, और ऊपर। ये हो गया, ये नीचे लाओ, नीचे, ये हो गया। अगला देखें, कौन सी भाषा है? सायक भाषा हो गई जी। नीचे नीचे और ऊपर चलिए। और नीचे चलो जी, बिल्कुल हो गया सब। बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। बस धीरे धीरे, हाँ, और आगे, बस अगला मातृभाषा, और आगे चलो। ये क्वेश्चन हो गई। हाँ, ये भी हो गया, इससे अगला बस। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मातृभाषा को सीखने का माध्यम होता है। ये फिर थोड़ा सा साथियों को इसमें कठिनता महसूस होगी, मैं समझाता हूं एक एक पॉइंट इसका। प्रश्न है आपका, मातृभाषा को सीखने का माध्यम होता है। हाँ, अश्विनी जी, अश्विनी राठौर कह रहे हैं कि सर जी अगर गांव में पढ़ाना पड़े तो गांव की भाषा में ही पढ़ाएंगे क्या? अश्विनी जी, गांव में भाषा नहीं, बोलियां बोली जाती हैं। क्या है? बोलियां बोली जाती हैं। जबकि आपकी जो शिक्षा है वो किस में देनी है? मातृभाषा में नहीं देनी, मातृभाषा में देनी है जी। जी बिल्कुल, गांव की भाषा का मतलब बोली जी। हाँ, समझ गए? तो इसलिए आपको मातृभाषा पढ़ानी है वहां। अब यहां प्रश्न आता है, मातृभाषा को सीखने का माध्यम क्या होता है? भाषा अधिगम, भाषा अर्जन, भाषा निवृत्ति, या इनमें से कोई नहीं? तो कुछ साथियों के लिए हो सकता है ये प्रश्न बड़ा अटपटा सा दिखाई दे रहा हो जी। तो इसका आंसर होगा क्या? भाषा अर्जन। क्या होगा? भाषा अर्जन। अब यहां ये दो टॉपिक आपको जरा नए से लग रहे होंगे। कौन सा? एक भाषा अधिगम और एक भाषा अर्जन। तो बेटा दोनों को समझ लें, ये होते क्या है, भाषा अर्जन क्या है और भाषा अधिगम क्या है जी। हाँ, हम देखते हैं मातृभाषा को सीखने का माध्यम होता है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। अब एक एक को समझने की कोशिश करें। हम पहले यहां सिखाएंगे आपको क्या? भाषा अधिगम। अभी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे। बिल्कुल एक बार अगर समझ लेंगे तो बिल्कुल कभी दिक्कत नहीं आएगी भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में। बहुत संक्षिप्त में, बहुत शॉर्टकट बताऊंगा। भाषा अधिगम वो भाषा होती है जिसे हम किसी क्लास में, कक्षा में बैठकर विधिवत पाठ्यक्रम के माध्यम से क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। तो वो भाषा कौन सी भाषा बन जाती है? भाषा अधिगम बन जाती है। कौन सी भाषा बन जाती है? अरे अर्चना जी कमेंट देख रहे हैं? बिल्कुल देख रहे हैं जी। हाँ बिल्कुल, मातृभाषा सीखने का भाषा अर्जन होता है। बिल्कुल बिल्कुल अरविंद जी। ए नहीं बेटा, ए नहीं होगा अरविंद, ए नहीं होगा, अधिगम नहीं होगा, क्या होगा? भाषा अर्जन होगा। हाँ, अब इसके लिए समझ लो, पहले आपको यह समझना पड़ेगा भाषा अधिगम क्या है और भाषा अर्जन क्या है और भाषा निवृत्ति क्या है। ये चीजें सीख लेंगे तो 2 मिनट में फिर कोई आपको आंसर देने में दिक्कत नहीं होगी। तो उसी को क्लियर कर रहा हूं। भाषा अधिगम वो होती है जिसे हम किसी कक्षा में विधिवत पाठ्यक्रम के माध्यम से किसी दूसरे शिक्षक से सीखते हैं।
वो कौन सी भाषा होगी? आपकी भाषा अधिगम। दूसरी, अब जो मातृभाषा होती है तो बच्चा जन्म से लेकर के कोई किताब तो पढ़ने बैठता नहीं है, जन्म से लेकर किताब पढ़ने बैठता नहीं है, तो इसका मतलब वो मातृभाषा अधिगम से इसको नहीं सीख सकता मातृभाषा को। अब दूसरे भाषा अर्जन क्या होता है, इसको जरा समझने की कोशिश करें। भाषा अर्जन होता है अनुकरण के माध्यम से भाषा को सीखना, अनुकरण के माध्यम से भाषा को सीखना। जी अर्चना, हाँ जी बिल्कुल, हाँ हाँ बोला ठाकुर अर्जन, कहीं से भी हो सकती है, बिल्कुल किसी निश्चित समय निश्चित पाठ्यक्रम निश्चित अध्यापक के द्वारा सीखी जाने वाली भाषा देगा, बिल्कुल खुशबू सही है जी। भाषा परिवार में, जी हाँ भाषा परिवार से सीखी है। हाँ अब जरा समझे भाषा अर्जन। अब यदि हम अनुकरण के माध्यम से जिसको हम सुन रहे हैं देख रहे हैं उसके माध्यम से यदि सीख रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? भाषा अर्जन कहलाएगा। इससे बेटा दो भाषाएं सीखी जाती हैं, इससे दो भाषाएं सीखी जाती हैं भाषा अर्जन से। एक तो भाषा होती है कौन सी? मातृभाषा, और एक भाषा होती है क्षेत्रीय भाषा। कौन सी भाषा होती है? क्षेत्रीय भाषा। जरा ये भी समझने की कोशिश करें। एक कौन सी भाषा होती है? क्षेत्रीय भाषा होती है। दूसरी भाषा कौन सी होगी? क्षेत्रीय भाषा। दो भाषाएं किससे सीखी जाती हैं? भाषा अर्जन से सीखी जाती हैं। अब जरा समझे, भाषा अधिगम तो समझ में आ गया क्लियर। भाषा अधिगम ये है कि हम अगर रेगुलर किसी क्लास में जाकर किसी शिक्षक की अगर भाषा ग्रहण करते हैं तो वो होगी भाषा अधिगम। लेकिन चलते हुए या परिवार से या किसी मित्र से सुनकर के अगर भाषा सीखते हैं तो वो क्या कहलाएगा? भाषा अर्जन कहलाएगा। अब मातृभाषा को भी हम किससे सीखते हैं? अनुकरण से। मातृभाषा को भी किससे सीखते हैं? देखते हैं, जैसा मम्मी पापा बोलते हैं वैसा हम बोलने लगते हैं, तो वो मातृभाषा आती है। दूसरी एक और भाषा सीखी जाती है किससे? क्षेत्रीय भाषा। ये भी किससे आती है? भाषा अर्जन से आती है। कैसे आती है? भाषा अर्जन से। अब क्षेत्रीय भाषा समझ लो पहले, क्षेत्रीय भाषा होती कौन सी है? क्षेत्रीय भाषा वो भाषा होती है, जैसे हम उत्तर भारतीय हैं और मेरी मातृभाषा क्या है? हिंदी, और मैं जॉब करने पहुंच गया कहां? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में अगर जॉब करने पहुंच गया तो कुछ समय तक जॉब करूंगा तो मराठी के कुछ शब्द में वैसे ही क्या कर लूंगा? ग्रहण कर लूंगा, बिना किसी विद्यालय में जाए हुए। तो अगर जो मराठी मैंने सीख ली वो मेरे लिए कैसी भाषा हो जाएगी? क्षेत्रीय भाषा। और हिंदी मेरी क्या बनी रहेगी? मातृभाषा। बात समझ में आ रही है? जी अश्विनी राठौर जी, सर जी आप पहले क्यों नहीं आए? इस प्लेटफॉर्म पर आप बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। हाँ तो मैं बता रहा था कि मातृभाषा तो हम अनुकरण से परिवार से सीख लेते हैं, और वो भाषा जहां हम दूसरी जगह पहुंच गए वो भाषा क्षेत्रीय भाषा। अच्छा अब देखो एक लोकल का उदाहरण बता दूं मैं आपको। आपने अपने यहाँ देखा लोहार जाति के लोग रहते हैं जो लो पीटने का काम करते हैं, सड़कों पर रहते हैं किनारे अपनी बुग्गी वगैरह लगाकर। तो जब वो आपस में बात करते हैं जी, वो आपस में बात करते हैं तब हमारी बात उनकी कोई समझ में नहीं आती, लेकिन हमसे जो बात करते हैं तो वो हिंदी में बात करते हैं। तो जो वो आपस में बात करते हैं वो उनकी कौन सी भाषा होगी? मातृभाषा। लेकिन हिंदी उनके लिए क्या हो जाएगी? क्षेत्रीय भाषा। यानी हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उसका प्रयोग करते हैं तो वो क्या कहलाती है? क्षेत्रीय भाषा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? मातृभाषा को सीखने का सबसे अच्छा माध्यम क्या होगा? भाषा अर्जन। क्योंकि ये किससे आती है? अनुकरण से आती है। किससे आती है? अनुकरण से आती है। तो साथियों इतने प्रश्न समझ में आए आज आपके? जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं खुशबू, वहां की भाषा हमारे लिए क्षेत्रीय भाषा हुई। जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं ना, जिस क्षेत्र में जो मातृभाषा से अलग वाला क्षेत्र है खुशबू, वो भाषा क्षेत्रीय भाषा होगी। जी बिल्कुल। तो आज आपने समझा, सारे प्रश्न समझे, मुझे लगता है आपकी समझ में आ रहे होंगे। जी बिल्कुल। आगे
मातृभाषा समझ में आ गई, सहायक भाषा समझ में आ गई, राजभाषा समझ में आ गई, तो संपर्क भाषा क्या है, मानक भाषा क्या है, इनसे संबंधित परीक्षा में क्या प्रश्न आ सकते हैं या आ चुके हैं, वो हम सारे टॉपिक कराएंगे आपको। कब? कल। और आज आपको कितनी अच्छी लगी क्लास कमेंट में जरूर भेजें। अगर आपकी कोई समस्या है तो कमेंट जरूर डालें, मैं उनके जवाब आपको जरूर भेजूंगा। निश्चित रूप से ये सिलसिला चलता रहना चाहिए, लाइक और शेयर का सिलसिला जब तक जारी रहेगा। आपके प्रिय सर आपके सामने रहेंगे। सभी बच्चों को बहुत बहुत आभार, नमस्कार, और कल फिर मिलते हैं इसी समय। जी बहुत अच्छे, बिल्कुल। संदीप जी भी, राहुल जी गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। जो जून 9 में पास 13 तारीख को स्कॉलरशिप। कारण बताऊंगा उस समय, कारण जी ठीक, वो ऐड डाल दिया इसमें। अच्छा अर्चना जी सुपर से भी ऊपर, धन्यवाद, बंद कर दीजिए। कर दूं?